चलो शुरू करते हैं। वैसे वेट काफी हो गया। तो आज का जो लेक्चर है उसको शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो जो मोस्टली कंटेंट आता है वो जो है वो इस बुक से आता है। ठीक है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी रिकमेंड की थी ये बुक, लीनियर अलजेब्रा बाय होफमैन एंड कुंज। काफी कुछ मैं अपनी तरफ से भी ऐड करता हूँ, बट जो मेन कंटेंट होता है वो इस बुक से आता है। इस बुक को फॉलो करने का 3 मेन रीजन है। वो उसमें से पहला क्या है कि इस बुक में जो अगर कोई बेसिक से स्टार्ट कर रहा है ना लीनियर अलजेब्रा को या मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू कर रहा है, तो इसमें जो लैंग्वेज दी हुई ना वो काफी इजी लैंग्वेज में दी हुई है। जैसे मतलब कोई जैसे वीडियो चल रही है यूट्यूब की जिसमें अच्छे से लीनियर अलजेब्रा समझाया गया हो, ठीक है, तो उसके जो सबटाइटल्स है ना, जैसे वो इस बुक में लिख दिए हो, तो इस तरीके से काफी इजी लैंग्वेज में, जैसे बोलचाल की मतलब बोलचाल तो नहीं कहेंगे बट काफी इजी लैंग्वेज है। और जो सेकंड रीजन है इसका, वो ये रीजन है कि जब जैसे कि हमने लेक्चर में जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट या मैं कोई डेफिनेशन डिफाइन करता हूँ, ठीक है, कोई भी टर्मिनोलॉजी, तो उससे पहले मैं उसका रीजन बता देता हूँ। तो वो जो मैंने सीखा वो इसी बुक से सीखा है। तो इस बुक में क्या दिया होता है कि जब भी कोई थ्योरम प्रूफ करते हैं या कोई कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है, उससे पहले कई प्रकार के क्वेश्चन पूछता है हमसे, कई टाइप के। उसके क्वेश्चन जब आप जानने की कोशिश करते हो, तो जो फिर आपका माइंड खुद ऑब्जर्व करने लगता है कि हाँ, इस कॉन्सेप्ट की हमें एक्चुअल में जरूरत है, और क्यों जरूरत है वो रीजन पता चल जाता है। तो इसीलिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करूंगा मैं इस बुक के लिए, अगर आप लीनियर अलजेब्रा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक है इसमें, ठीक है, काफी एडवांस लेवल तक है। और जो थर्ड मेन रीजन है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब अभी जो इस लेवल पे आप कर रहे हो, तो वो आपका सिर्फ एक मेन एम है, वो क्या है, सीएसआर नेट जैसे एग्जाम को क्लियर करना। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सीएसआर नेट ही नहीं बल्कि अनबीएचएम जैसे हाई लेवल के एग्जाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो थर्ड मेन रीजन है वो क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये बुक भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं। स्टैंडर्ड कहने का मतलब है कि जो सीएसआर नेट जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट इससे मिल जाते हैं, ठीक है, या थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, बाकी इससे डायरेक्ट मिल जाते हैं आपको, ठीक है, काफी क्वेश्चंस। और यही मेन रीजन होता है कि जब कोई स्टूडेंट सीएसआर नेट के जो सी पार्ट होता है उसमें 20 क्वेश्चन करने में क्या ले लेता है, 1.5 घंटे ले लेता है, ठीक है। और कहीं वो दूसरा साथ में वो दूसरा स्टूडेंट होता है जो सी पार्ट में क्वेश्चंस करने के लिए सिर्फ 40 या 50 मिनट का समय लेता है, ठीक है। और आपके कितने होते हैं बीच में से, 10 ट्रू होते हैं, और उसके कितने निकलते हैं, 18-19 क्वेश्चन या 15 प्लस, ठीक है। तो इसका मेन रीजन यही है कि जब आप कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हो ना, तो वहां से आप स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सीखते हो, और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जब सीखते हो तो उसको जो सॉल्व करने का जो मतलब एक तरीका होता है वो आपको आने लगता है, वो आपका माइंड क्या करने लगता है, ऑब्जर्व करने लगता है। और जब आपका माइंड उस तरीके से सोचने लगता है, तो एग्जाम में जिस तरह की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, किसी भी प्रकार की, चाहे वो डिफिकल्ट हो, ठीक है, इसीलिए अनबीएचएम जैसे एग्जाम के लिए भी मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। सीएसआर नेट तो फिर भी काफी अनबीएचएम के लेवल से काफी कम रह जाता है, ठीक है, तो उस लेवल के लिए भी आपका माइंड प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, अगर आपको हायर मैथमेटिक्स में जाना है तो आप लीनियर अलजेब्रा के लिए इस बुक को परचेज कर लीजिए। और क्योंकि मोस्टली जो मेरा कंटेंट चल रहा है वो इसी से चल रहा है, तो जो अगर आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी भी आती होगी ना इस बुक में, तो वो इस जो लेक्चर्स चल रहे हैं या वीडियोस जो अपलोड हो रही हैं वो काफी आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो चलो, मुझे यही बताना था इस बुक के लिए। बाकी आप स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को परचेज कर लीजिए। फ्रीडबर्ग भी काफी अच्छी बुक है वैसे, ठीक है, मेरे पास है ये वाला फ्रीडबर्ग, ठीक है। और इसका 5th एडिशन ही लेना अगर आप बाय करो तो, ठीक है, क्योंकि बाकी वाले जो एडिशन है ना फ्रीडबर्ग की, उसमें जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, ठीक है, और वो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसलिए 5th एडिशन लेना है, अगर फील्डबर्ग भी लेते हो तो वो भी काफी अच्छी बुक है। आईटी जैसे इंस्टीट्यूट में मास्टर्स के दौरान रेकमेंड एज ए रेफर बुक की जाती है वो, ठीक है। बट हॉफमैन काफी जबरदस्त बुक है, ठीक है, तो इसीलिए मैं स्ट्रांगली रेकमेंड इस बुक के लिए करूंगा, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो कल हमने क्या किया था, जो रो
रिड्यूस्ड एकलन फॉर्म होती है किसी भी अमक्रॉसन मैट्रिक्स की, उसको इंट्रोड्यूस किया था। उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, उसको उसी तरीके से क्यों डिफाइन किया, वो सब हमने कल वाले लेक्चर में सीखा था। तो आज हम अब कोई भी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मेन पर्पज उसको सोल्व करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप होमोजेनियस कंसीडर करो, ठीक है, अभी के लिए। तो अब आपके पास उसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। उस कल हमने प्रूफ किया था किसी भी मैट्रिक्स को रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में यूनिकली ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। अब क्योंकि दोनों सिस्टम के सॉल्यूशन सेम होंगे, तो जो वर्क करेंगे आज, जो हम चीजें सीखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर सीखेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑलरेडी रो रिड्यूस्ड फॉर्म में होगी, ठीक है, क्योंकि उस पे ही वर्क करना है ना लास्ट में आके हमें। तो इसीलिए मैं आज कंसीडर कर रहा हूं सबसे पहले, कंसीडर द सिस्टम Rx इज इक्वल टू 0, होमोजेनियस सिस्टम ले रहा हूं, ठीक है, वेयर R is रो रिड्यूस्ड एकलन फॉर्म। इसको मैं अमक्रॉसन के ले रहा हूं, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं इंडेक्स से अमक्रॉसन की, ठीक है। अब क्योंकि ये रो एकलन फॉर्म में है, तो कल हमने कैसे डिफाइन किया था, देयरफॉर, या देयरफॉर नहीं, एच, या फिर जो 0 रोज होती हैं, ठीक है, रो रिड्यूस्ड एकलन फॉर्म की, वो बॉटम में होती है ना, और बाकी जो होती है वो ऊपर होती है ना। तो इसलिए मैं कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडर लेट रोज 1 2 और आर नॉन जीरो रोज ऑफ, ठीक है। और ये आर क्या होगा, वह आर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू m होगा ना, ठीक है, क्योंकि आर रोज है और आर नॉन जीरो रोज है, बाकी तो और टोटल रोज कितनी है, m है ना, तो आर लेस देन इक्वल टू m होगा, ठीक है। एंड सपोज दैट जो एच लीडिंग एंट्री होगी एच रो की, ठीक है, वो 1 होती है ना, और वो सपोज कर लेता हूं मैं के आई कॉलम में है, ठीक है। सपोज दैट एच लीडिंग एंट्री, एच लीडिंग एंट्री ऑफ एच नॉन जीरो रो आई, आई कहां से कहां वेरी करेगा, आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि नॉन जीरो रोज कौन कौन सी है, 1 2 आर, ठीक है। एच लीडिंग एंट्री ऑफ एच नॉन जीरो रो आई इज occurs in ki column, column ki, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर आप कंसीडर करो 0 1 3 0, और यहाँ -1 कंसीडर कर लो, यहाँ 0 0 और 0 1 0, ये रो रिड्यूस्ड फॉर्म में है ना, एग्री करते हो ना, है ना ये, ठीक है। तो अब यहाँ नोटिस करो आप, यहाँ आर की वैल्यू क्या होगी इस केस के लिए, बताओगे अगर आपने आर को अच्छे से समझा है, जस्ट कमेंट कर सकते हो 2, ठीक है। हियर आर इज इक्वल टू नॉन जीरो रोज कितनी है, 2 है ना, और K1 क्या होगा फिर, हाँ 2 करेक्ट है, कॉलम के लिए बताया, K1 के लिए बताया क्या, K1 क्या होगा, अब देखो R2 नॉन जीरो, और फर्स्ट जो हमारी रो है उसकी जो लीडिंग एंट्री है वो कौन सी कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है ना, तो इसलिए K1 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा ना, एंड सिमिलरली जो सेकंड K2 है वो क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये समझ गए मेरी जो नोटेशंस है K1 K2 और R, ठीक है, ये समझ गए ना आप लोग। हाँ, तो अब एक चीज और नोटिस करो आपको, नोट दैट सिस्टम Rx is equal to 0 contains R non-trivial equations. R non-trivial equations होंगी ना, क्योंकि अगर इसका सिस्टम बनाते हैं हम, सिस्टम में चेंज करते हैं, तो कितनी इक्वेशंस आएगी हमारे पास, 2 इक्वेशंस आएंगी ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो 0 हो जाएगी, ठीक है। Note that system Rx contains R non-trivial equations and let and यहीं लिख देता हूँ, and H unknown x k I, यहाँ x k I क्या है, यहाँ देखो इसका इक्वेशंस बनाएंगे तब क्या आएगा, इसका कोएफिशिएंट कौन सा होगा, x2 होगा ना हमारे केस में, ठीक है। तो फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन आएगी उसका जो फर्स्ट जो अननोन होगा, ठीक है, वो लीडिंग को जो लीडिंग एंट्री है फर्स्ट रो की उसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, और लीडिंग एंट्री किस में लाइज कर रही है, सेकंड कॉलम में, दैट मींस K1 में लाइज कर रही है ना, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग K1 में जो लाइज कर रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा कोएफिशिएंट क्या है, xk1 होगा, सॉरी xk1 होगा ना, ठीक है। और एक चीज और नोटिस करो आप, जिसमें लीडिंग एंट्री लाइज करेगी, दैट मींस जिसमें ये अननोन लाइज करेगा, बाकी इक्वेशंस में वो लाइज नहीं करेगा ना ये अननोन, ठीक है, क्योंकि उसके कोएफिशिएंट तो 0 है बाकी इक्वेशंस में, ये बात क्लियर है, सबको क्लियर है ना, ठीक है। एंड H unknown xki occurs only in ith इक्वेशन, ठीक है। हाँ, अब जो बाकी बच गए, क्योंकि अब ये तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि सारे के सारे जो अननोन है वो ये आ जाए, ठीक है, जैसे कि x3 नहीं आएगा इसके अंदर, जैसे x4 भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बाकी जो अननोन बच गए इनके अलावा उनको मैं कंसीडर कर रहा हूं, लेट u1 u2 un माइनस r, ठीक है, क्योंकि ये कितने अननोन होंगे हमारे पास, जो यहाँ आकर होंगे r अननोन होंगे ना, ठीक है। तो बाकी जो बच गए वो कितने अननोन बच गए, n माइनस r, तो लेट u1 u2 un माइनस r are unknowns other than xk1 xk2 और xkr, ठीक है, नोटेशन समझ में आ गई। तो देन सिस्टम Rx is equal to 0 can be written as is of the form, ये ठीक रहेगा, is be of the form, किस फॉर्म के होंगे इक्वेशंस, इसमें इक्वेशंस किस टाइप के होंगे, जब पहले के कॉरस्पॉन्डिंग लोगे, ठीक है, तो पहले ये x1 आएगा ना, xk1, ठीक है, xk1 प्लस फिर जो बाकी बच गए, जैसे कि इस इक्वेशन में xk2 तो नहीं आएगा, बाकी जो वेरिएबल्स जो हमने ये कंसीडर किए हैं xki के अदर देन वो आएंगे ना, xki के अदर देन आएंगे, तो यहाँ क्या आएंगे, u1 u2 के कोएफिशिएंट्स है ना, ठीक है, तो इस यहाँ क्या आएगा फिर प्लस सिग्मा j इज इक्वल टू 1 n माइनस r सी आई और j, ये कोई भी स्केलर है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकती है ना, यहाँ तो हमने पर्टिकुलर कैसे लिए हुए हैं, बट रो रिड्यूस्ड हमने जनरल लिया हुआ ना,
ठीक है, तो मैं उनको क्या कोएफिशिएंट्स को क्या मान रहा हूँ, सी आई जे, ठीक है, सॉरी 1 आएगा, ठीक है, C1j और यहाँ UJ इज इक्वल टू 0। पहली क्वेश्चन इस टाइप की होगी, ये समझ में आ गया आप लोगों को, सबको आ गया ना? काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है, अगर नहीं आया तो डिसलाइक कर दो यार। और तुम्हें आया? हाँ फिर ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से, क्योंकि मैं रैंक को तो इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, बट उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होंगे वो जरूरी है सीखना, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कैसे इक्वेशन आएंगी, एक्स के आर प्लस फिर इनके वेरिएबल्स में आएंगे एन माइनस आर सी और यहाँ आर जे यू जे इज इक्वल टू 0। इसको मैं सेकंड सिस्टम मान रहा हूँ, ठीक है, और ये जो फर्स्ट है ये इसको फर्स्ट मान रहा हूँ, ठीक है। ये क्लियर है ना? आर एक्स इज इक्वल टू 0 किस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा ना हमारा, ठीक है। अब एक चीज नोट करो आप यहाँ, नोट दैट, या फिर सीधा ही लिख देता हूं, all solutions of system Rx is equal to 0 can be obtained assigning value। अब ये नोट करो आप, ये एक चीज ये ध्यान रखो कि यहाँ ये फ्री वेरिएबल्स बच गए ना, ठीक है, इनको हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं और फिर वहां से इनकी अननोन्स की वैल्यू आएंगी, ठीक है, क्योंकि इनको सोल्व नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप इसको चेंज करोगे सिस्टम में, ठीक है, तो किस टाइप का वो बनेगा, मैं इससे लिख रहा हूं इसको, ठीक है, ये किस टाइप का बनेगा, x2 माइनस 3x3 माइनस x5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ क्या आएगा x4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो हमें x3 और x5 को कुछ वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी ना अपनी तरफ से, और जो बाकी बच गया, कौन सा बच गया, x1, इनको अपनी तरफ से वो वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी ना हमें, ठीक है। तो ये जो जिनकी लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, उनको छोड़ के बाकी वेरिएबल्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ उनको फिर अपनी तरफ से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं फील्ड से, ठीक है, फील्ड से कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। असाइनिंग वैल्यू obtained by assigning value to unknowns u1 u2 un minus r and कंप्यूट करने कहते हैं ना इसको, unknowns x1 xk1 xk2 xkr फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो xk1 xkr की वैल्यू कहां से निकालेंगे हम, फिर इनकी अपनी तरफ से पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है, u1 u2 un minus r है, और बाकी जो अननोन्स है उनको क्या करेंगे, इस सिस्टम से सोल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है, काफी इजी है ना। जैसे कि यहाँ इसको मान लो 1 1 पुट कर देंगे तो x2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और x4 पहले से 0 है, ठीक है, और x1 को भी हम अपनी तरफ से कुछ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज नोट करो आप यहाँ कि सपोज दैट, मैं रिमार्क में लिख रहा हूं, इतनी बात समझ में आ गई ना, पहले ये क्लियर करो। अब इंपॉर्टेंट 2 थ्योरम करने वाले हम होमोजेनियस सिस्टम के केस में, तुम दोनों को भी आ गई ना? हेलो, जाग रहे हो क्या? ओके, कोई ना, ठीक है। तो अब एज ए रिमार्क लिख रहा हूं मैं, लेट r is less than in system rx is equal to 0। अगर ये जो नॉन जीरो रोज हैं, ठीक है, इस सिस्टम में, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें, ठीक है, इसमें की वैल्यू कितनी थी,
3 थी ना, और r की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। ठीक है, तो फिर एक कम से कम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचेगा ना। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा ना इस केस में। यहां देखो xk1 xk2, तो इस केस में दो नॉन जीरो रोज हैं, तो हमारे पास क्या होंगे, दो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और एक क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इस केस से समझा था ना हमने। ठीक है, तो इफ लेट r लेस देन m है इन सिस्टम rx इज इक्वल टू 0, देन there exist an unknown xj such that differ different than unknowns xk1 xk2 xkr। ये बात क्लियर है। ठीक है, अगर r लेस देन m है तो क्या होगा, ये जो r अननोन है इनके अलावा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा ना, कम से कम एक तो करेगा। ठीक है, क्या पता ज्यादा भी करते हो। देन बाय असाइनिंग की स्पेलिंग क्या होगी, जो भी होगी, असाइनिंग x वैल्यू, x बाय टैगिंग लिख देता हूं मैं यहाँ, सॉरी बाय टैगिंग, क्योंकि वो तो मैं अपनी तरफ से ले सकता हूं ना। फिर बाय टैगिंग x इज इक्वल xj इज इक्वल टू 1, वी हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ rx इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर r लेस देन m है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो होगा, तो उसकी वैल्यू तो हम अपनी तरफ से असाइन कर सकते हैं फिर, क्योंकि ऑल सॉल्यूशंस किसके थ्रू मिलते हैं, क्या मैंने क्या लिखा था, ऑल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय असाइनिंग वैल्यू टू अननोन्स, जो फ्री वेरिएबल है, फ्री अननोन्स है, इंडिपेंडेंट अननोन्स है, उसको असाइन करके, और जो बाकी बच गए अननोन्स उसको यहाँ से कंप्यूट करेंगे। और यहाँ हमारे पास क्या हो रहा था, r लेस देन m था, तब क्या हो रहा था, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा था, तो उसको हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको यहाँ पुट करके, मतलब कम से कम एक तो होगा ना, बाकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको भी मान लो 1 1 पुट कर दिया। ठीक है, और बाकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ से कंप्यूट कर लिए, तो हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो वो सॉल्यूशन जीरो सॉल्यूशन तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमने एक अननोन की वैल्यू क्या रखी है, 1 रखी है। क्लियर है ना ये बात। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा ना rx इक्वल टू 0 का। सभी को क्लियर है, सभी को है ना, ओके। ठीक है, तो अब देखो, हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 असाइन भी कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, वो एक केस है, x इज, ठीक है, 0 असाइन कर सकते हैं। जब 0 0 असाइन करेंगे तो हमें नहीं पता कि वैल्यू क्या आएगी, 0 0 असाइन करेंगे तो फिर सॉल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा। ठीक है, और होमोजेनियस सिस्टम का हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर आप सभी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको 0 पुट कर दोगे तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, क्योंकि ये तो फिर सारे 0 हो गए ना, सम 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो xk1 भी 0 आ जाएगा, xkr भी 0 आ जाएगा, मतलब सभी अननोन्स के आगे 0 के इक्वल आगे, तो क्या मिलेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, बट वो एक केस है, नॉन जीरो भी पुट कर सकते हैं ना, तो वहां से हमें नॉन ट्रिवियल मिलेगा। ठीक है, मैं अब थ्योरम लिख रहा हूं, थ्योरम नंबर मैं बाद में डाल दूंगा, मुझे नहीं पता, याद नहीं। लेट A is m क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है, एंड m is लेस देन n, ठीक है, देन सिस्टम homogeneous system x is equal to 0 as
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसका प्रूफ दिमाग में आ रहा है क्या? इस ऑब्जर्वेशन से जो रिमार्क मैंने किया है उससे प्रूफ लिखवाओगे आप ही ट्राई करो, ठीक है? प्रूफ लिखेंगे आज इसका, बट आप ट्राई करो साथ में, क्योंकि लिखना भी जरूरी है ना। तो थोड़ा आइडिया दोगे मुझे कैसे कर सकते हैं? ऑब्जर्व मैंने करवा दिया आइडिया जो इसका था, बट आप क्या सोचोगे? ए कोई एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और हमारे पास एक सिस्टम है, उसके कोरस्पॉन्डिंग Ax इज इक्वल टू 0, होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है? तो हमें प्रूफ करना है कि उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। कैसे प्रूफ करोगे? जस्ट एक सिंपल सा आइडिया पहले दे दो। कोई देगा? थोड़ा तो इन्वॉल्व हो यार। किसी के पास कोई आइडिया नहीं है कि कैसे प्रूफ कर सकते हैं? ऊपर वाला रिमार्क जो है उसके बेस पे कर दो। चलो सोचो तब तक, 1 मिनट सोच लो, तब तक मैं ये इसको सही कर देता हूँ। करो यार कोशिश, कोई तो करो। कोई बताएगा कोई आइडिया? इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं किससे? कि मान लेंगे कि ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन होना होगा तो जितनी इक्वेशन उतनी वेरिएबल मिलेंगे। अगर वैसे हम दिखाएं कि वेरिएबल ज्यादा है इक्वेशन कम है, तो उसमें कम से कम एक वेरिएबल तो ज्यादा होगा ही जिसकी हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो उसकी हम अपनी तरफ से कुछ भी मांगेंगे 0 के अलावा। हाँ, मतलब आइडिया यही रहेगा कि, बट मुझे ये नहीं समझा है कि कंट्राडिक्शन से कैसे चलेंगे। मैं डायरेक्ट आइडिया यही रहेगा वैसे हमारा कि एक फ्री वेरिएबल कम से कम बचेगा हमारे पास, बट हाँ, मतलब उसको डायरेक्ट बोल देंगे। डायरेक्ट कैसे बोलेंगे? मतलब हमें बताना तो पड़ेगा ना कि वो फ्री वेरिएबल बचेगा क्यों। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन मानते हैं, चलो एक बार मान लो कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है हमारे पास, तो क्या होगा? वहां से प्रूफ कर सकते तो हैं क्या? जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन आनी चाहिए। मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ A0 नहीं होगा। नहीं सॉरी, ज्यादा आगे पहुंच गई क्या? हाँ वो ज्यादा। और पहली बात तो ये हम क्रॉसन की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो डिटरमिनेंट की तो वैसे ही बात नहीं कर सकते अगर पता होता तो भी। चलो फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन कब पॉसिबल है? चलो हाँ ये सोचो, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन कब पॉसिबल है फिर? जब सारी ये Li हो, A की सारी रोज या कॉलम। Li तो पढ़ा दिया ना तूने? कहाँ पढ़ा दिया? मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में ना लिखी जाए। हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन। और इससे थोड़ा रिलेट करोगे, मतलब क्या नाम लेते हैं, जो अभी रो रिड्यूस्ड एकलाइन मैट्रिक्स पढ़ी, वो किस टाइप की दिखेगी अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन हुआ तो? ये किस टाइप की? मतलब वो फर्स्ट वाले कॉलम पे 1, हाँ, हाँ मतलब ये इधर 0 की जगह 1 से शुरू हो जाएगा। हाँ, और फिर सेकंड रो में कहाँ आएगा? सेकंड पे। सेकंड कॉलम में।
हाँ ऐड, ठीक है। अब ऐड कर, हाँ मतलब यू, अब एक चीज नोटिस करो, सॉरी, यहाँ क्या है, ये कौन, किसका, कितने क्रॉस कितने की, 3 क्रॉस 5 की है ना। हाँ तो यहाँ अगर जैसे तुम बोल रहे हो तो यहाँ बना सकते, यहाँ बना सकते, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बचेगा ना, ये फ्री वेरिएबल्स हाँ बच जाएंगे ना, ठीक है। तो यही वो है, हाँ यही प्रूफ है, ठीक है। आइडिया प्रूफ का यही है कि अगर रोज कम है, अगर ज्यादा होती, मान लो कि 5 क्रॉस 5 की होती, फिर तो 1 1 कर देते हर जगह, मतलब डायगोनल में, ठीक है, फिर तो ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉसिबल था। हाँ ठीक है। हाँ, हाँ गुरमीत, तो वैसे तुमने रेज किया था एंड क्या बोल रहे थे? सर यही कह रहा था कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी होगा जब हमारे पास कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं होगा। हाँ, कोई फ्री वेरिएबल नहीं होगा, और फ्री वेरिएबल क्यों, अब हमें ये प्रूफ करना है कि फ्री वेरिएबल होगा, ठीक है। जैसे हमने आइडिया में मिल गया, बट प्रूफ कैसे करेंगे, चलो उसको प्रूफ करते हैं। फिर आइडिया यही है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने कल क्या प्रूफ किया था बाय थ्योरम 4, थ्योरम 4 क्या थी, ये रही, एवरी एम क्रॉस मैट्रिक्स ए इज रो इक्विवेलेंट टू ए रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं किसी भी एम क्रॉस, इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ ना रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स में, बाय थ्योरम 4 ए एक रो इक्विवेलेंट टू इट्स रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमने प्रूफ किया था कि कोई भी मैट्रिक्स है उसकी रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म एग्जिस्ट करे ही करेगी, ठीक है, और यूनिकली एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ ना रो रिड्यूस्ड, उसको मैं मान लेता हूँ आर, ठीक है, से, ठीक है। अब देखो आर में कितनी नॉन जीरो होगी, लेट आर, लेट नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन आर इज आर, ठीक है। आर है, कंसीडर करो। तो ये आर किस, आर की कोई कंडीशन होगी क्या? अब हम क्रॉसन की है, आर मैट्रिक्स क्या है, हम क्रॉसन की है, तो आर किससे लेस देन इक्वल टू रहेगा? एम एम, एम, देन अन लेस देन, सॉरी आर लेस देन इक्वल टू एम, बट हमें गिवन क्या है, एम इज स्ट्रिक्टली लेस देन अन, बट एम इज स्ट्रिक्टली लेस देन अन, ठीक है। देयरफॉर आर क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन अन हो जाएगा ना, ठीक है। अब आर स्ट्रिक्टली लेस देन अन हो गया, दैट मींस जो नॉन जीरो रोज हैं रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में ए मैट्रिक्स के, वो अननोन से कम है। और अभी अभी हमने रिमार्क के थ्रू देखा था, ठीक है, जो अभी तक हमने ऑब्जर्व किया, वहां हमने क्या प्रूफ किया था, अगर आर लेस देन अम है, सॉरी आर लेस देन, यहां ना आएगा, ठीक है। अगर आर लेस देन अन है, ठीक है, तभी अन माइनस आर होगा, वो ग्रेटर देन जीरो होगा ना, तभी वो फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ आर स्ट्रिक्टली लेस देन अन आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अगर आर स्ट्रिक्टली लेस देन अन है तो हमने क्या प्रूफ किया था, वी हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा ना आर एक्स इज इक्वल टू जीरो का, बाय रिमार्क, बाय अबो रिमार्क, आर एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। सिंस ए एंड आर आर रो इक्विवेलेंट, और रो इक्विवेलेंट का हमने क्या प्रूफ किया था, दोनों सिस्टम जो बाय थ्योरम 3
क्या प्रूफ किया था? दोनों के सॉल्यूशन सेट क्या होते हैं? होमोजेनियस हो अगर तो सेम होते हैं ना। पाइथागोरन 3 x is equal to 0 has also non trivial solution। ये बात क्लियर है क्या सभी को? ये प्रूफ काफी इजी प्रूफ था ना आपको? आपको क्लियर है क्या? हाँ ओके ठीक है। काफी इजी प्रूफ था, जस्ट एक थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करनी थी। और वो क्या करनी थी, ये अभी तक जितना हमने ये सीखा ना आज रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म के लिए, वो ये थे। अब मैं एक और थ्योरम, कल मैंने क्या पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट में नहीं पूछा था, बीच में पूछा था, मैंने कट करके यहाँ छोड़ा है। ठीक है, तो मैंने क्या पूछा था कल, हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, अनक्रॉस अन की, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के क्या है, इक्विवेलेंट है, रो इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन जो सिस्टम होगा, ठीक है, ये सिस्टम है, तो उसके क्या सॉल्यूशंस होंगे? जीरो, ओनली जीरो सॉल्यूशंस होगा ना, दैट मींस ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा आई एक्स इज इक्वल टू 0 का। ठीक है, और अगर ए कोई मैट्रिक्स ए आई के इक्विवेलेंट है तो ए का भी क्या होगा ओनली, क्योंकि दोनों का सिस्टम्स का क्या होगा, सेम सॉल्यूशन सेट होगा, तो ए का भी ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो फिर कल मैंने कन्वर्स के बारे में पूछा था, ठीक है, ऑब्वियस क्वेश्चन है ये, ठीक है, जब भी कुछ पढ़ो तो कन्वर्स आना चाहिए माइंड में। ठीक है, तो कन्वर्स के बारे में पूछा था, इसका मतलब क्या है कि अगर हमें ax इक्वल टू 0 कोई होमोजेनियस सिस्टम गिवन है, ठीक है, तो अगर उसका ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन है, a क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ, ठीक है, तो अगर उसका ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो क्या a i के रो इक्विवेलेंट होगी क्या? ये मैंने कल पूछा था। अब आप प्रूफ कर सकते हो क्या? अब थोड़ा सोच सकते हो क्या कि ए रो इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे प्रूफ कर सकते हैं? अभी जस्ट ऑब्जर्व किया हमने चीजों को, यहाँ इसी थ्योरम का यूज करेंगे। मैं थ्योरम 6 लिख रहा हूं, सोचो तब तक कैसे कर सकते हैं। अगर ax इक्वल टू 0 का ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ठीक है, तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि a रो इक्विवेलेंट होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स? मैं इन जनरल लिख रहा हूँ, जो ऊपर हम ऑब्जर्व करके आए थे ना कि ax इक्वल टू 0, ए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है तो ax इक्वल टू 0 एज ओनली 0 सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं इसको भी यहीं लिख रहा हूँ, लेट a is uncross un square matrix let then a row equivalent to identity matrix I मैं इसको अनक्रॉस अन से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, I if and only if क्या होगा, the system, the homogeneous system ax is equal to 0 has only trivial solution। ठीक है, एक साइड तो मैंने कल प्रूफ कर दी थी कि अगर रो इक्विवेलेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के तो x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, ओनली 0 सॉल्यूशन होगा ना। आज कन्वर्स प्रूफ करते हैं। वन साइड we have already proved, conversely अब कन्वर्स लिखना है तो हम क्या मान के चलेंगे, x is only trivial solution, let x is equal to 0 as only trivial solution। ठीक है, अब इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो a कोई जो मैट्रिक्स है उसको हम रो रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, उसकी फॉर्म बना सकते हैं ना।
by theorem 4, let R is row reduced echelon form of matrix C. ठीक है, देन अब क्योंकि दोनों का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सेम होगा ना, तो Ax का अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो Rx का भी क्या होगा, Rx is equal to 0 as also only trivial solution, इसका भी ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अगर अब ये देख के देखो R में कितनी नॉन जीरो रो होगी, अब ये बताओ आप, R अनक्रॉस अन की मैट्रिक्स है, रो रिड्यूस्ड echelon मैट्रिक्स है, R में कितनी नॉन जीरो रो होंगी, ओनली एन कितनी, एन अन, हाँ हाँ, क्यों होंगी, क्योंकि अगर अन से कम हुई तो इस थ्योरम से जो जो हमने फिफ्थ थ्योरम की है, अगर अम लेस देन अन हुआ, ठीक है, हाँ अन करेक्ट, ठीक है, अगर हमारा जो रोज है जो आर है, यहाँ रिमार्क से कर लेते हैं, ठीक है, अगर आर अन से लेस होता है तो क्या हो जाता है, उस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाता है। तो इसीलिए हमें ये तो पता चल गया आर एक्स बाय रिमार्क, बाय अबो रिमार्क, पहले मैं लिख देता हूं कि आर मैं किसको डिनोट कर रहा हूं, लेट आर इज नॉन नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन, प्रूफ में सभी कुछ लिखना होता है, ठीक है, आर इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन आर, ठीक है, बाय अबो रिमार्क if r less than n, if r less than 1, then rx is equal to 0 has non-trivial solution, which is contradiction, to rx is equal to 0 has only trivial solution। ठीक है, इसके कंट्राडिक्शन है ना, therefore r क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मुझे अभी तक ये पता चला है, ठीक है, बट r ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या, बट r हैज ओनली, या फिर rx is equal to 0 has, या r has only n rows, therefore बट आएगा, therefore r is equal to n, ठीक है, अब r is equal to n अगर आ गया, ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर r की सारी रो क्या है, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, हर एक कॉलम में क्या, क्योंकि अन ही कॉलम है, अन ही रो है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हर एक कॉलम में क्या होगी, लीडिंग एंट्री होगी ना आर के, ये बात क्लियर है, क्योंकि सारी नॉन जीरो रोज हैं, ठीक है, और अन ही कॉलम है, और हर एक कॉलम में सिर्फ एक लीडिंग एंट्री आ सकती है एक रो की, तो अन जो रो की जो लीडिंग एंट्री होगी वो अन कॉलम में आएगी ना, दैट इज since there are unknown zero rows in R, we have क्या मिलेगा, each column contains leading
एंट्री ऑफ एच नॉन जीरो रो ऑफ एच रो, क्योंकि नॉन जीरो तो सभी है ना एच रो, ठीक है। और क्योंकि किस टाइप, अगर हर एक कॉलम क्या कर रही है, लीडिंग एंट्री कंटेन कर रही है, तो उस कॉलम की बाकी एंट्री क्या होंगी, बताओगे? हर एक कॉलम लीडिंग एंट्री कंटेन कर रही है, तो हर एक कॉलम की बाकी एंट्रीज क्या होंगी, जीरो। Therefore all other entries of column other than leading entry must be zero. That is R किसके इक्वल हो गया, एक्चुअल में R क्या आ गई, हर एक रो में लीडिंग एंट्री 1 है, हर एक कॉलम में 1 है, बाकी एंट्री 0 है, तो क्या R किसकी इक्वल आ गई, आइडेंटिटी। ये कौन लिख रहा है, R स्मॉल r नहीं पूछ रहा मैं, कैपिटल R, दैट इज R इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और क्योंकि हर एक मैट्रिक्स बाय थ्योरम 4, हर एक मैट्रिक्स क्या होती है, हम थ्योरम 4 में प्रूफ किया था ना कि A क्या होती है, अपनी रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म होती है, उसके रो इक्विवेलेंट होती है ना बाय थ्योरम 4, और R इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बाय थ्योरम 4 A B रो इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, हेंस द प्रूफ, ठीक है, क्लियर, ये बात, ये पूरा प्रूफ समझ में आया ना, हाँ पूछो। सर आप एक बार ये रिमार्क शो करना। हाँ यहाँ पे सर लेट आर लेस देन एन है, तो हमने कंक्लूड कर दिया है कि यहाँ से हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। हाँ क्या ये गारंटी है? हाँ, तो यही तो प्रूफ किया था इसमें, यहाँ ओके सर, मैट्रिक्स पे आना आप। इस मैट्रिक्स पे, हाँ, सपोज जो आपके फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम की ऑल एंट्रीज आपकी 0 हैं, तो क्या आप मुझे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बता सकते हो? सारे नोट कितने रख लो, मैं इससे लिख रहा हूँ, ये कह रहे हैं ना कि ये 0 और ये 0 है, यस सर। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा, x2 प्लस 3x 3 इज इक्वल टू 0 बनेगा ना, तो इनको x2 को 0 ले ले और x3 को 0 ले ले, बाकी कुछ भी ले ले, x1 को 1 ले ले या कुछ भी ले ले। सॉरी, ये थर्ड कॉलम में जहाँ पे 3 है उसको 0 लो आप। थर्ड कॉलम यहाँ 0, ठीक है, जो ये रो सेकंड में उसको बनी रहने दो। हाँ अब क्या क्यों परीक्षा ले रहा है मेरी, यहाँ x2 क्या आएगा, फिर 0 आएगा ना, अगर यहाँ -1 है क्या, वो तुम देख लेना, नहीं, 0 है, 3 और -1 की जगह 0 है, बाकी सेम है। हाँ, तो x2 इक्वल टू 0 आ गया फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से क्या आ गया, x4 इक्वल टू 0 आ गया, तो बाकी तो सारे फ्री वेरिएबल है ना, x1 x2 x5, उसको तो कुछ भी असाइन कर सकते हैं, वो सेटिस्फाई करेगा इसको। ओके गॉट इट। हम लोग जो हमने प्रूफ किया, ये जो हमने समझा है वो यहीं से समझा, इसलिए मैंने समझाया था, ठीक है, कि Rx इज इक्वल टू 0 है, वो सिस्टम किस टाइप का होगा, इस टाइप का दिखेगा, ठीक है, जहाँ x1 xkr के जो लीडिंग कोएफिशिएंट्स हैं, जो अननोन्स है, वो एक बार ही दिखेंगे, ठीक है, ये बाकी क्वेश्चंस में नहीं होंगे, आपने ये ऑब्जर्व किया तो xk1 बाकियों में नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 का वो है, ठीक है, और लीडिंग कोएफिशिएंट जिस कॉलम में होता है उसकी क्या होती है, बाकी एंट्रीज क्या होती है, 0 होती है ना, तो इसलिए x1 बाकी में अपीयर नहीं होगा, ठीक है, इनमें अपीयर होगा।
ये अपीयर हो सकते हैं बाकी क्वेश्चंस में जो फ्री वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको सब कुछ? एक बार रिएक्ट कर दो सबको है तो। ठीक है, काफी इजी था ना प्रूफ। और हाँ, आप जब रैंक वगैरह पढ़ोगे, मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो जब रैंक इंट्रोड्यूस करोगे तो वो एक्चुअल में क्या होती है, इसीलिए मैं स्मॉल आर लिख रहा हूँ इसकी जगह, जो नॉन जीरो आर लिख रहा हूँ ना, ये नो आर। ठीक है, इसका रीजन यही है कि ये मैट्रिक्स की रैंक को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, हालांकि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, वो मैं आगे जाके कब इंट्रोड्यूस करना है मुझे भी नहीं पता, बट जब जरूरत पड़ेगी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, बट अभी नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये जो आर है वो एक्चुअल में रैंक को डिनोट कर रहे हैं। तो आप अगर माइंड में इसको रैंक समझोगे ना, तो फिर आपके लिए ये जो आपने CSNET के लिए रिजल्ट्स पढ़ रखे हैं, फिर तो आप फटाफट चीजों को बता दोगे कि हाँ अगर इसकी रोज से कम हो, क्योंकि अगर रैंक कम होती है इससे, जो पढ़ते हैं हम वहाँ की इसमें जो रैंक अगर कम हो, क्योंकि यहाँ अगर हम लेस देन n है, ठीक है, तो रैंक क्या होगी, कॉलम से लेस होगी, और रैंक जब कॉलम से लेस होती है तो उसकी जो मैट्रिक्स जो होती है, ठीक है, कॉलम से लेस होती है तो क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं ना। ठीक है, ये आप एज ए रिजल्ट पढ़ते होंगे नोट्स वगैरह में। ठीक है, तो ये सारी चीजें वही है एक्चुअल में। तो यही बताना था होमोजीनियस के लिए, और अब हम चलते हैं नॉन होमोजीनियस पे। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो काम कर रहे थे हम होमोजीनियस पे कर रहे थे, अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम। बट इसमें अब कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने होमोजीनियस के लिए समझ लिया ना चीजों को, तो ये तो फिर फटाफट हो जाता है। कंसीडर द नॉन होमोजीनियस सिस्टम। x is equal to y, where y is equal to, मैं लेट कर रहा हूँ कि y1 y2, ये तो हमें पहले से पता होते हैं, बस इसको मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, और ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसके नोटेशन का क्या मतलब है कि कम से कम एक yi होगा, वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, और यहां मैं अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अगमेंटेड मैट्रिक्स की। ए m क्रॉस n प्लस 1 मैट्रिक्स A dash is called augmented matrix for system Ax is equal to y if first n columns of A dash are columns of A and last column is y। ठीक है, लास्ट कॉलम क्या है, जो ये वेक्टर तो नहीं कहूंगा मैं, जो लास्ट वाला ये y है ना, वो होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, मैथमेटिकली लिखें तो क्या होगा, दैट इज A डैश की जो ijth एंट्री है वो किसके इक्वल होगी, aij, इसी के j लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, और इसकी जो n प्लस 1 जो कॉलम में जो एंट्रीज होंगी वो किसके इक्वल होंगी, yi के। ठीक है, ये बात क्लियर है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज काफी जबरदस्त जो ऑब्जर्व करने के लिए है, वो ऑब्जर्व करेंगे, और कल जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, एक क्वेश्चन करवाना है मुझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स होती है किसी मैट्रिक्स की, वो यूनिक होती है। ठीक है, तो उसको प्रूफ करने के लिए मैं यूज करूंगा, बट इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो, ठीक है, ये मैट्रिक्स कंसिडर करो आप, यहाँ लिखो 1, हाँ 1 1 या 2
यहाँ लिख लो 1 ही लिख लो, ठीक है, या -1 कर लो, यहाँ 2 लिख लो और यहाँ घटाएंगे। मुझे ऐसे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जो काफी मतलब वो हो जाए। यहाँ 5 ले लो, यहाँ 0 ले लो, यहाँ फिर 0 ही ले लो और यहाँ फिर 1 ले लो और यहाँ जो -2 ठीक है। मान लो कि ये मैट्रिक्स है आपके पास, ओके। अब इसको रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म बनाओगे इसकी, तो वो क्या होगी 1 2 -1, ये क्या होगा 0, ये 1 और ये -2, ये 0 1 -2, ये जो सेम आई है मैंने इसलिए जानबूझ के लिए, ठीक है। तो ये 1 2 -1 और ये 0 1 -2 और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0। अब क्योंकि 1 से जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उससे ऊपर भी 0 बनाना है ना, तो क्या आएगा 1 0 -1 0 1 -2 0 0 0। ये रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म होगी ना मैट्रिक्स ए की, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, अगर आपको ये कॉलम भूल जाओ, इस मैट्रिक्स की ये कॉलम भूल जाओ, आपके पास ये मान लो कि 3x2 की मैट्रिक्स है, हाँ पूछो। ये 2 3 सर +2 नहीं होगा क्या? हाँ +2, ठीक है, तो यहाँ भी +2 कर लो, फिर यहाँ +2 ठीक है, जो भी है समझ गए ना, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स की एक्लन फॉर्म क्या होगी, जो ये 2x2 की है, मान लो कि B = हमारी ये मैट्रिक्स है 1 2 2 5 0 1, इसकी एक्लन फॉर्म क्या होगी, कोई बताएगा डायरेक्ट, अगर मुझे एक ही पता है तो। छोटी सी ऑब्जर्वेशन करो, थोड़ा सोचो। या निकालोगे B? हाँ फर्स्ट रो 1 0, सेकंड रो 0 1, थर्ड रो 0 0। हाँ, तो कैसे निकाली, वही ऑपरेशन लगाए जो हमने पीछे किए थे स्टैंडर्ड। ओह अच्छा। हाँ तो तुमने जब ऑपरेशन लगाए तो कौन सी ऑपरेशन लगाई, पहले कौन सा लगाया होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया ना। यस। और यहाँ क्या किया जब इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ भी तो 0 बनाना था ना ए को, क्योंकि ये है तो एक ही सब मैट्रिक्स, बी क्या है एक ही सब मैट्रिक्स है ना, ठीक है। तो जब ए को जब एकलन मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे थे, तो पहली कॉलम की जो बाकी एंट्रीज को 0 बनाना था ना हमें, तो यहाँ भी तुमने क्या किया होगा, इसकी जगह भी 0 बनानी थी ना तुम्हें, और यहाँ भी 0 बनानी, तो सेम ऑपरेशन अप्लाई होंगे दोनों के ऊपर, जो तुमने यहाँ अप्लाई किए वो यहीं हुए थे और यहाँ जो अप्लाई किए वो यहाँ अप्लाई हुए, ठीक है, ये बात क्लियर है। फिर किसके ऊपर वर्क किया होगा तुमने, सेकंड कॉलम पे वर्क किया होगा, ठीक है, मतलब यहाँ जो भी बचा होगा 1 बचा हुआ, ठीक है, और यहाँ जो 1 बचा हुआ, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम पे, और यहाँ भी सेम बचा था ना हमारे पास, तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स आई होगी ये वाली, तो यहाँ क्या किया होगा, फिर सेम ऑपरेशन अप्लाई किए होंगे, ठीक है। और लास्ट में तुम्हारे पास मैट्रिक्स एकलन मैट्रिक्स क्या आई बी की, ये आई ना, यही आई है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स है उसकी अगर एक कॉलम कहीं से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, चाहे कोई सी भी कर दो, ठीक है, तो क्या होगी, जो रो एकलन मैट्रिक्स में जो दोनों मैट्रिक्स की जो रो एकलन फॉर्म होगी उनमें वो सेम कॉलम क्या होगी, कट हो जाएगी, ठीक है। ये ऑब्जर्व की ना आपने। उसके रो के बारे में क्या कह सकते हो, अगर मैं रो डिलीट कर देता हूं तो क्या जो दोनों में एकलन फॉर्म है, ठीक है, तो उसकी वो रो कट होगी क्या, जैसे कि मान लो कि बी, अब मैं सी ले लेता हूं, सी क्या ले लेता हूं, पहली कॉलम ले लेता हूं 1 2 -1, तो क्या अब मैंने ऊपर वाली सब मैट्रिक्स ली है ना ए वाली, ये वाली, ठीक है, तो क्या इसकी रो इक्विवेलेंट फॉर्म ये होगी सी की, कोई बताएगा, नहीं होगी ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि क्यों हो रहा है सब, इसका रीजन है कि जब हम रो इक्विवेलेंट में चेंज करते हैं तब हम रो वाइज वर्क करते हैं, ठीक है, रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, कोएफिशिएंट्स रो वाइज अप्लाई करते हैं ना ऑपरेशंस को, ठीक है।
तो जो यहाँ ऑपरेशन सप्लाई हो रहे हैं वो ही इसकी सब मैट्रिक्स अगर कॉलम डिलीट करते हैं, ठीक है। इसीलिए कॉलम वाइज तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रो जो रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म होती है उनमें कोई फर्क नहीं आता, जस्ट कॉलम डिलीट हो जाती है रो एक्लन फॉर्म से, ठीक है। बट जब रो ही खत्म कर देते हैं वहां फर्क पड़ता है, ठीक है। ये बात, ये ऑब्जर्वेशन क्लियर है ना, ये चीज सबको है ना, ठीक है। इसका कल मैं यूज करने वाला हूं वैसे, ठीक है। और यहां भी मैं यूज करूंगा लेट आरडेस एंड आर रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म्स ऑफ, और ये किसकी होगी, एडेस एंड ए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आर डेस किसकी रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है, ए डेस की है, और आर क्या है, ए की है, ठीक है। अब ए डेस क्या थी, ए जो मैट्रिक्स है हमारी वो क्या है, जो ए डेस हमारी मैट्रिक्स है उसकी लास्ट कॉलम डिलीट करने के बाद ऑब्टेंड होती है ना हमें मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो जो रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म्स है आर डेस और आर, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, जो रो रिड्यूस्ड एक्लन इक्विवेलेंट क्या, किसमें, आर डैश और आर में या ए डैश में, आर डेस और आर में, अच्छा ए डेस क्या एक्चुअल में मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड, और साथ में एक कॉलम वाई। तो तो अगर ये उसकी सिर्फ, हाँ ये ए वाला बच जाएगा ना। हाँ मतलब जब आर डेस किस टाइप की होगी, आर डेस किस टाइप की होगी, आर और यहाँ एक कॉलम जेड होगी, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है सबको, हाँ। तो यहाँ मैं डिनोट कर देता हूँ, ये क्या है, एम क्रॉस वन की है, ठीक है, एम क्रॉस वन, और ये क्या है, एम क्रॉस वन, और ये क्या है, एम क्रॉस वन, और ये क्या है, एन क्रॉस वन, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ फिर, then r dash r sorry r can be obtained by deleting last column of r dash, ठीक है। that is here a dash अगर इस टाइप की है, a m cross n और y m cross 1, then r dash किस फॉर्म की होगी, r m cross n, और यहाँ कोई, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी हो सकता है ना, ये तो जरूर नहीं कि y रहेगा, m cross 1, ठीक है। हाँ तो अब चलो, अब इसको एक बार साइड में रखते हैं। अब नई चीज ऑब्जर्व, ये तो पहले लेक्चर में मैं करवा के आया हूँ, जो अब मैं बताने वाला हूँ क्या है कि पहले नहीं, सेकंड लेक्चर में, दिस सिस्टम x इज इक्वल टू y एंड और rx इज इक्वल टू ये r डैश, या ax इज इक्वल टू rx इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, z, हाँ rx इज इक्वल टू z हैज सेम सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन होंगे ना, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्टेंड कैसे किया मैंने, रो ऑपरेशन सप्लाई करके ना, ठीक है। ये बात क्लियर है ना सबको,
ठीक है, क्योंकि ये ए डेस क्या है एक्चुअल में, ए वाई है ना, और इसके ऊपर हमने क्या किया, रो ऑपरेशन सप्लाई किए हैं। ठीक है, जब रो ऑपरेशन सप्लाई करते हैं तो सिस्टम में क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं, दोनों के सॉल्यूशन सेट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, यहाँ ये जेड का ध्यान रखना, जेड भी साथ साथ में चेंज हुआ है। ठीक है, सेम वाई नहीं रखा है मैंने यहाँ, जेड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है जो आर डेस में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए एक्स इज इक्वल टू वाई है और आर एक्स इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, और ए आर तो इक्विवेलेंट है। ठीक है, बट इसके कारण क्या हो जाएगा, इन दोनों के सिस्टम सॉल्यूशन सेम होना जरूरी नहीं है। ये मैंने एक दिन एक्सरसाइज भी दी थी, जब थ्योरम 3 करवाई थी तब मैंने एज एन एक्सरसाइज दी थी आपको, ये रही थ्योरम 3, ए और बी रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है हम क्वेश्चन की, तो एक्स इज इक्वल टू 0 बी एक्स इज इक्वल टू 0 को तो सेम सॉल्यूशन होगा। बट मैंने पूछा था कि नॉन होमोजेनियस के बारे में क्या ख्याल है। ठीक है, तो इसका अभी बता सकते हो क्या कोई, या मैं साथ में बता ही देता हूँ अभी, क्योंकि सैटरडे को मुझे सोल्व भी करवाने थे। कोई बताएगा ऐसे कोई दो नॉन होमोजेनियस सिस्टम जिनकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो क्या है, रो इक्विवेलेंट है, बट दोनों के सॉल्यूशन सेट सेम नहीं है। सोचो कोई बता सकता है तो। चाहेगा कि कोई बता। पाई अलग ले लेंगे दोनों का। हाँ सही बात है, वाई चेंज करना है सिर्फ। ठीक है, यही ऑब्वियस जो एग्जांपल ऐसे ही कंस्ट्रक्ट होते हैं। ठीक है, काफी ऑब्वियस चीजें मतलब ऐसे ही सोची जा सकती हैं। क्या करेंगे एग्जांपल, लेट ax is equal to y1 एंड यहां भी ax ले लेता हूं टू y2। वह a से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा थ्योरम क्या कह रही थी, a और b रो इक्विवेलेंट होनी चाहिए, a और b की जगह। ठीक है, तो ये दोनों रो इक्विवेलेंट है ना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दोनों की, क्योंकि दोनों सेम ही है तो रो इक्विवेलेंट तो ऑब्वियसली है। ठीक है, वे है बस y1 को ऐसे लेना है मुझे कि दोनों के सॉल्यूशन सेट डिफरेंट हो जाए। कुछ ऑब्वियस सा ऐसा कुछ दे सकते हो, y1 y2 कि देखते, क्योंकि मैंने अभी ए मैट्रिक्स डिफाइन नहीं किया, ए मैट्रिक्स डिफाइन करके भी कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि बिना डिफाइन ही काम चल जाए हमारा। पहला एलिमेंट 0, पहला एलिमेंट 1 बाकी 0, और दूसरे में दूसरा 1 बाकी सारे 0। तब ए पे डिपेंड नहीं करेगा क्या, आई थिंक सोचना पड़ेगा, वो मुझे कंफर्म नहीं है कि डिफर हो जाए, फिर एक मैट्रिक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। मैं पता क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि ए को 0 0 ही ले लो। ठीक है, y2 को ले लो 1 0 0 या 1 1, सारी एंट्री 1 है y2 की और y1 की 0 0 है, दोनों क्या है तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ही ना एक्चुअल में, मतलब ये होमोजेनियस है बट एज ए नॉन होमोजेनियस कंसीडर कर सकते हैं ना। हाँ। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 0 सॉल्यूशन होगा ना पक्का, हाँ। बट इसका होगा क्या, नहीं इसका नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप दोनों नॉन होमोजेनियस भी ले सकते हो, बट क्योंकि एक होमोजेनियस ले सकता हूँ दूसरा नॉन होमोजेनियस लेके मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि दोनों नॉन होमोजेनियस है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों होमोजेनियस होने चाहिए। ठीक है, उनमें से एक भी नॉन होमोजेनियस हुआ तो जो हमारी थर्ड थ्योरम है वो ट्रू होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए दिया था। तो वापिस आते हैं हम अपने। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रू हो, बट यहाँ जेड साथ में जो रो इक्विवेलेंट ए डेस पे अप्लाई किया है, तो इसका मतलब क्या है, जो जेड ऑब्टेंड हुआ है वो असल में कैसे ऑब्टेंड हुआ है, जो ओरिजिनल सिस्टम है हमारा, ठीक है, उस पे हमने क्या ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह किए हैं। ठीक है, और हमने सेकंड लेक्चर में ही देखा था, सेकंड में भी देखा था और थर्ड में भी देखा था कि दोनों के क्या होते हैं, चेंजेस नहीं होते हैं ना सॉल्यूशन सेट। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक आने में हमने क्या किया, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई किया ना रो ऑपरेशन। ठीक है, ये क्लियर है ना।
अब देखो जैसे हमने होमोजीनियस के केस में चीजें देखी थी, वैसे यहाँ सोच के देखो जो Rx, अब इसका सॉल्यूशन सेट सेम है तो इसके बारे में बात कर सकते हैं ना। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके सॉल्यूशंस किस टाइप के होंगे, अगर इसका जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे वही इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब सारा काम इसके ऊपर कर लेते हैं, जैसे हमने Rx = 0 के ऊपर काम किया था यहाँ। ठीक है, यहाँ चेंजेस किए थे। ठीक है, हमने यहाँ सीखा था ना चीजों को, Rx = 0 के बारे में। यहाँ सेम चीज सीख लेते हैं। वहां क्या हो रहा था, चलो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, जब Rx = 0 था तो इस फॉर्म का आया था, बट यहाँ इस बार क्या आएगा, यहाँ 0 नहीं आएंगे ना, होगी इस फॉर्म की, स्टार्टिंग वाली तो इस फॉर्म की होगी, क्योंकि R तो वही है ना, रिड्यूस्ड फॉर्म, एक ही रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। ठीक है, तो ये तो इसी टाइप की दिखेगी, बट यहाँ नॉन जीरो समथिंग कुछ आ सकता है, पॉसिबल, मैं नहीं कह रहा आएगा ही, बट पॉसिबल। ठीक है, बट एक चीज और है, यहाँ तो R, अब यहाँ देखो Rx किस टाइप की थी, जैसे मैंने वो मैट्रिक्स ली थी 1 0 3 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये R थी हमारी। अब यहाँ = Z है ना समथिंग, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा x1 x2 x5 से, और समथिंग Z है, Z मतलब मान लो कि 1 1 है। ठीक है, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या आएगा, ये इक्वेशन आएगी, मतलब x1 + 3x3 समथिंग। ठीक है, = 1, फिर इसके लिए x4 = 1, बट यहाँ ये मैटर करेगी, पिछली बार तो मैटर नहीं कर रही थी ना, क्योंकि उस तरफ 0 थे, यहाँ मैटर करेगी। जब इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा यहाँ इस तरफ 0 होगा, बट इस तरफ कुछ होंगे ना वैल्यू, यहाँ तो कुछ वैल्यू होंगे, मान लो कि 1 1 हुई, ये सारी की सारी 1 1 हुई, फिर तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका, क्योंकि 0 = 1 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो जितनी ऊपर R नॉन जीरो थी, सिर्फ उसके लिए क्या होना चाहिए, Z में क्या होना चाहिए, नॉन जीरो एंट्री हो सकती है, बाकी के लिए क्या होंगी, 0 एंट्री होगी, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये बात क्लियर है, सबको क्लियर है ना, आपको भी है ना? ओके, तो मैं इसको थोड़ा अच्छा वे में लिख देता हूँ। तो यहाँ इस टाइप की भी देखने को मिलेगी हमें, R+1 0 = Z, R+2 0 = Zn। ठीक है, इस टाइप का ये दिखेगा हमें। द सिस्टम Rx = Z is of the form, इस फॉर्म का होगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, मैंने अभी बताया था, कब एग्जिस्ट करेगा, जब ZR+1 ZR+2 Zm क्या हो, 0, तभी पॉसिबल है ना, फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये क्या होंगे, हमारे पास फ्री वेरिएबल होंगे ना, इनको हम अपनी तरफ से असाइन करेंगे। ठीक है, और इनकी वैल्यू कहां से निकाल लेंगे, इनको उधर ले जाके Z1 Z2 सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, वहां से इन अननोन्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये 0 होते हैं, बाकी के जो R के बाद में जितनी नॉन जीरो R हैं, उसके बाद में Z जो वेक्टर, चलो मैं वेक्टर कह लेता हूँ। ठीक है, जो Z जो वेक्टर है उसमें R के बाद में जितनी एंट्रीज होंगी Z वेक्टर में, वो क्या होंगी, अगर 0 होती हैं तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ना, ये बात क्लियर है? ठीक है, तो अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दैट मींस फर्स्ट कंडीशन क्या है, ठीक है, मैं एज ए थ्योरम लिख दूं, एज ए रिजल्ट। ठीक है, और कन्वर्स के बारे में पूछो तो क्या होगा, अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये जो आएंगी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, ये जो वेक्टर आएगा, ठीक है, जो R डैश आएगी उसमें क्या होंगे, ये 0 होंगे ना, क्योंकि ये नॉन जीरो है तो फिर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इनको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, और ये 0 होंगे तो जो रो रिड्यूस्ड एकलन फॉर्म है A डैश की, ठीक है, तो इसमें जितनी नॉन जीरो एंट्रीज हैं, नॉन जीरो रो हैं,
ठीक है, उतनी आर के अंदर होगी ना, ये बात क्लियर है। जैसे कि आर डैश इस फॉर्म की नहीं हो सकती, जैसे कि आर डैश मान लो कि 1 1 1 0 0 0, ठीक है, या फिर यहाँ 1 ले लो, ठीक है, तो आर क्या होगी हमारी इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 1 0 0, ठीक है। तो अगर इस टाइप की हुई तो इसको हम जब सोल्यूशन उसमें वापस करेंगे तो z क्या आ गया 1 1, इसमें नॉन जीरो कितनी थी, ओनली 1 थी ना, तो ये सिर्फ ये क्या होगा, यहाँ क्या होगा, सिर्फ एक आएगा ना, और यहाँ 1 1 ये वाला तो होल्ड हो जाएगा, बट यहाँ क्या है z2 में एक और नॉन जीरो एंट्री है ना, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, यहाँ इस तरफ क्या आएगा 1 आएगा ना, तो 0 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट सोल्यूशन। तो इस टाइप की नहीं होगी, ठीक है। तो दोनों में जो नॉन जीरो एंट्रीज होंगी आर डैश और आर में, वो नॉन जीरो एंट्रीज नहीं, नॉन जीरो रो होंगी आर डैश और आर में, वो क्या होंगी, सेम नंबर ऑफ होंगे ना, दोनों के नंबर सेम होंगे ना, ये बात क्लियर है सबको ना। और ये नोट्स वगैरह जब आप पढ़ते हो किसी एकेडमी के, तो वहां ये एज ए रिजल्ट लिखे होते हैं, ठीक है, और यहाँ आपको अब अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है, क्या हो गई है, मैं एज ए रिजल्ट लिख रहा हूँ अब इसको। द सिस्टम, द नॉन होमोजेनियस सिस्टम सिस्टम ax is equal to y, ax is equal to y has solution, at least one solution, at least one solution if and only if r and r dash has same number of non-zero rows, ठीक है। और अब अभी मैंने रैंक को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मान लो कि मैं रैंक पता हो हमें, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते थे, इससे डिनोट करते थे ना, तो इसकी रैंक किसके इक्वल होनी चाहिए थी, रैंक ऑफ ए के इक्वल होती है, तभी वो होती है ना नॉन होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना, ठीक है। तो एक्चुअल में ये बात यही है, रैंक ऑफ ए का क्या मतलब है, आर में नॉन जीरो रोज होना, ठीक है, जितनी रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में ए की जो रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है उसमें जितनी नॉन जीरो रो होगी उसको हम क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ ए, ठीक है। तो इसमें जितनी नॉन जीरो रो है, और आर डैश एक्चुअल में क्या है, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है, दैट मींस नॉन जीरो रोज ऑफ आर डैश डिनोट्स रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ठीक है। तो दोनों में नॉन जीरो रो सेम होने का क्या मतलब है, दोनों की रैंक, दोनों जो मैट्रिक्स है उनकी रैंक सेम होना, ठीक है। ये रिजल्ट आप उसमें पढ़ते हो कहीं भी, मतलब जहां भी पढ़ते हो, ठीक है। बट यहाँ आज आपने इसका प्रूफ देखा है, प्रूफ तो ऑब्जर्व किया, वैसे प्रूफ करवाया नहीं है, ठीक है, बट प्रूफ ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने होमोजेनियस के केस के लिए लिखा था ना, वैसे इसके लिए लिखेंगे। यहाँ तक ये बात क्लियर है, ये सब हो गए ना, ये होमोजेनियस सिस्टम था हमारा, ठीक है। तो 1 घंटा 19 मिनट की हो चुकी है, तो मैं क्या काम करता हूँ, क्योंकि जो बेसिक था ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा रिजल्ट्स जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, बट जब पढ़ो ना तब आप ऐसे चीजों को पढ़ना, ठीक है। और ये पूरा जो कंटेंट उठा रहा हूँ मैं ओपमेन से उठा रहा हूँ, तो आप ओपमेन से बुक उठाइए, एक एक पेज को पढ़िए ताकि आपको बुक पढ़नी आ जाए, और जब वो आ जाएगी ना तो आपको किसी वीडियो लेक्चर की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। जो मैं भी मेरे वाले भी देख रहे हो वो भी देखना बंद कर देना, अगर आप बुक पढ़ना शुरू कर दो तो, ठीक है, शुरू कर दो और समझ में आने लग जाए तब, ठीक है। चलो मैं रिवाइज करवा देता हूँ जो रिजल्ट्स अब तक हमने पढ़े। तो पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, समरी, पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि दी
इक्विवेलेंट सिस्टम पता चल गया ना, दो सिस्टम अगर एक दूसरे को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। इक्विवेलेंट सिस्टम हैज सेम सॉल्यूशन सेट। ठीक है, पहले लेक्चर में ये हमने पढ़ा था एज थ्योरम। सेकंड में क्या पढ़ा था, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। क्या पढ़ा था इसके बारे में, मतलब खुद भूल गया। रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होती हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो होमोजेनियस सिस्टम होते हैं, लेट A and B are रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। चलो मैं लिखना रहने देता हूँ, चलो मैं ये तो लिख देता हूँ, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स then system Ax is equal to 0 and Bx is equal to 0 as same solutions। ठीक है, बट एक चीज और सीखी थी कि अगर इनमें से एक भी नॉन होमोजेनियस है तब ट्रू होना जरूरी नहीं है। इफ वन ऑफ सिस्टम इज नॉन होमोजेनियस then our result need not be true। ठीक है, एग्जाम्पल आपने ही सोचा था वैसे। और थर्ड क्या पढ़ा था हमने, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा रो रिड्यूस्ड एक्विवेलेंट मैट्रिक्स, और उसके बारे में क्या पढ़ा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को हमने वो किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो वहां क्या पढ़ा था, द सिस्टम Ax is equal to 0 has trivial solution if and only if A is row equivalent to identity matrix। ठीक है, जब डेटरमिनेंट पढ़ेंगे वैसे पता नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि पढ़ें, उसमें काफी चीजें आएंगी, बट क्योंकि टाइम कितना रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर डेटरमिनेंट पढ़ लेते हैं फिर तो वहां से तो ये ऑब्वियस हो जाती है, क्योंकि ए क्या हो जाएगी, और अगर इसके इक्विवेलेंट है तो क्या हो जाएगी, नॉन जीरो डिटरमिनेंट होगा, इसका मतलब इन्वर्टिबल हो जाएगी। इन्वर्टिबल हो जाएगी तो दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, वहां से तो ऑब्वियस हो जाती हैं चीजें, बट क्योंकि अभी तक हमने इनवर्स भी नहीं पढ़ा है और ना ही डिटरमिनेंट पढ़ा है, ठीक है, तो इसलिए चीजों को हमने सिस्टमैटिक वे से पहले प्रूफ किया। ठीक है, दिस सिस्टम x इज इक्वल टू हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ a इज रो इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, रो रिड्यूस्ड एक्विवेलेंट फॉर्म में होती है ना, और क्योंकि जो मैट्रिक्स होती है उसकी यूनिक रो रिड्यूस्ड एक्विवेलेंट फॉर्म होती है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि एक की जो रो रिड्यूस्ड एक्विवेलेंट फॉर्म होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, फिर फोर्थ क्या पढ़ा था हमने, ये होमोजेनियस के लिए तो हमने कर लिया था, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट नहीं है तो नॉन, कम से कम एक क्या करेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और नॉन ट्रिवियल एक ही नहीं करेगा, बाकी इनफाइनाइट करेंगे, क्योंकि हम इनफाइनाइट टाइम वो कर सकते हैं। फील्ड पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली, अगर फील्ड फाइनाइट है फिर तो सॉल्यूशन फाइनाइट ही होंगे। ठीक है, तो फील्ड का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, और बट मोस्टली टाइम हम सी का सबसेट ही लेते हैं, सब फील्ड ही लेते हैं। ठीक है, तो सब फील्ड लेते हैं तो वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के वो नहीं है। ठीक है, तो कम से कम इस सिस्टम का अगर एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाता है तो उसके इनफाइनाइट क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो इन ब्रीफली अगर मैं कहूं तो जो होमोजेनियस सिस्टम होते हैं उसके या तो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है होमोजेनियस के पास, बट नॉन होमोजेनियस के पास है। ठीक है, द सिस्टम
ax इज इक्वल टू वाई नॉन होमोजीनियस, और नॉन होमोजीनियस लिख रहा हूं तो इसका मतलब है y नॉन जीरो है, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन। अभी तक मैंने ये नहीं लिखा कि इनफाइनाइट कब होगा या यूनिक कब होगा, एटलीस्ट वन सोल्यूशन। इफ एंड ओनली इफ रो रिड्यूस्ड Echelon matrix of A and its augmented matrix क्या हो, has same non-zero rows, ठीक है, same number of non-zero rows। ठीक है, तो यहां मैंने अभी तक ये बात नहीं की कि x इज इक्वल टू वाई का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, बट मैंने ये नहीं कहा कि यूनिकली करेगा या इनफाइनाइट होंगे, ठीक है, इसके बारे में अभी मैंने कुछ नहीं कहा, वो आगे जाके मैं बताऊंगा, ठीक है। बट कब करेगा ये बता दिए, नो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब दोनों के क्या हो अलग अलग वो, ठीक है। और यहाँ क्या होंगे, अगर रैंक की बात करूं, मतलब अभी मैं रैंक का इंट्रोड्यूस नहीं किया तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो अभी तक जो कुछ हमने सीखा वो ये 4 रिजल्ट मेन सीखे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और भी जो रिजल्ट हैं वो कल हम करेंगे। वैसे एक जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो क्या है, जो मैट्रिक्स ए है उसकी यूनिक रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म होगी, ठीक है, उसी का रिजल्ट का यूज कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। और आज मैं एक एक्सरसाइज दे देता हूँ तुम लोगों को, ऑब्वियस है कि फाइंड नंबर ऑफ, अभी कर लेते हैं चलो, नंबर ऑफ रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 कितने होगी, ठीक है। सीएसआई नेट में ऐसे नहीं पूछते हैं, बट शायद उसमें पूछ ले, एनबीएचएम का न्यूमेरिकल होता है ना तो उसमें भरने होते हैं, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ पूछे जाते हैं, वहां चीज ये नहीं पूछी जाती कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, वहां ये पूछते हैं कितने नंबर होंगे या कितना जो सेट होगा वो कौन सा सेट होगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि वहां एक एक छोटी छोटी गलती भी क्या पूरे 4 नंबर कट करवा देती है, ठीक है, और माइनस नेगेटिव और लगवा देती है, ठीक है। तो ये काफी ऑब्वियस है, वैसे अभी करना चाहोगे या घर पे, घर पर, ओके, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज है, और कल संडे है, ठीक है, संडे को हम करवाना मुझे आज थे प्रॉब्लम्स, मुझे आज और कल करवानी थी, ठीक है, बट क्योंकि टॉपिक मुझे आज बेसिक क्लियर करवाना था इसलिए मैंने आज ये सैटरडे को भी टॉपिक करवाया। कल हम काफी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो करेंगे, तो जरूर से ज्वाइन करना, और क्लास क्या पता 1.5 घंटा से 2 घंटा की हो जाए, ठीक है। इसका रीजन ये है कि जब सोल्व करते हैं तो चीजों को समझना जरूरी है, ठीक है। तो बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, और हाँ इस बुक को जरूर पढ़ लेना, ठीक है, साथ साथ में इसी को मैं करवा रहा हूँ तो साथ साथ में पढ़ते रहना, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्लास में पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन हो तो क्लास में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकता है या पर्सनली टेक्स्ट कर सकता है, ठीक है। आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं क्लास को यहीं रोकता हूँ। ये सब समझ में आ गए ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो बेसिक है कम से कम उतना समझ आ गया ना, क्यों होती हैं चीजें ये भी समझ आई है ना। रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स डिफाइन करने से पहले मैंने बताया कि उसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, और जब इक्विवेलेंट सिस्टम डिफाइन किया उससे पहले तो मैंने बहुत सारे बेसिक एग्जांपल लेके एक, ठीक है, और काफी टाइम स्पेंड करके उसको बताया कि क्यों जरूरत पड़ी हमें इक्विवेलेंट सिस्टम की, ठीक है। फिर दूसरे दिन हमने कैसे जो क्वेश्चन है उसको आंसर करने की कोशिश की, ठीक है, तो वो ट्राई करना कि कैसे सोल्व किया, मतलब कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या डिफाइन किया था, रो इक्विवेलेंट सिस्टम,
ठीक है, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो पूछो, और अदरवाइज यहाँ क्लास खत्म है। तो कल करके आना, मैं असाइनमेंट शीट भेज दूंगा, पक्का करके आना। और पहले भेज भी सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर पर्सनली भी भेज सकते हो, अगर टेलीग्राम ग्रुप पे ऐसा लगता है कि जैसा भी लगता है, ठीक है। तो देख लेना, बट मैं चाहूंगा कि कम से कम सोल्व करके आओ आप, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ट्राई करके आए हैं, और शायद मुझे अलग मेथड सीखने को मिल जाए। तो लेफ्ट कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो, बस यहीं क्लास खत्म करता हूँ।